हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम ठोस में उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार के थे: बिंदु दोष, जालक दोष और अशुद्धियों के कारण उत्पन्न दोष। इसमें हम लोगों ने देखा कि जालक दोष जो थे 2 प्रकार के थे, रेखीय दोष और समतलीय दोष। और इसी प्रकार बिंदु दोष भी 2 प्रकार के थे, स्टैचोमेट्रिक दोष और नॉन स्टैचोमेट्रिक दोष, या फिर इसी को हम अस्टैचोमेट्रिक दोष भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टैचोमेट्रिक दोष के 2 प्रकार, शॉटकीय दोष और फ्रैंकेल दोष के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे शॉटकीय दोष। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शॉटकीय दोष क्या होता है। तो अगर हम एक आयनिक जालक लेते हैं, मतलब किसी आयनिक यौगिक का जालक लेते हैं, तो उसमें अगर हम देखें कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाएं, तो उसको हम शॉटकीय दोष कहते हैं। तो इसको चित्र से हम अच्छे से समझ सकते हैं। आयनिक जालक का मतलब किसी आयनिक यौगिक का जालक ले रहे हैं, तो उस जालक में हम देख रहे हैं समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित हो जाएंगे। मतलब जितने धनायन एब्सेंट रहेंगे उतने ही ऋणायन भी यहाँ पे जालक में एब्सेंट हो जाएंगे। तो चित्र में यहाँ हम देख सकते हैं कि इस जालक में एक धनायन जो है यहाँ पे अनुपस्थित है, तो इसकी अनुपस्थिति के कारण, धनायन की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पे एक रिक्ति उत्पन्न हुई है। और वहीं हम देख रहे हैं कि एक ऋणायन भी जो है इसी जालक से अनुपस्थित है और इसकी भी अनुपस्थिति के कारण एक रिक्ति उत्पन्न हुई है। तो हम देख रहे हैं कि समान संख्या में, यानी एक धनायन और एक ऋणायन इस जालक से अनुपस्थित है, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसको हम शॉटकीय दोष कहेंगे। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जालक से एक से अधिक आयन भी, जैसे 2 धनायन और 2 ऋणायन यहाँ पे एब्सेंट हो जाए, तो भी जो दोष होगा उसको हम शॉटकीय दोष ही कहेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से यौगिक शॉटकीय दोष प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ऐसे यौगिक जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है वो शॉटकीय दोष प्रदर्शित करते हैं। तो समन्वय संख्या का क्या अर्थ है, इसे हम देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं कोई आयनिक यौगिक है, उसमें एक धनायन जो होता है ये जो है ऋणायनों से घिरा होता है, तो ये जितने ऋणायनों से घिरा होता है उनकी संख्या ही यहाँ पे इसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। या फिर अगर हम देखें कि एक ऋणायन जो है कितने धनायनों से घिरा हुआ है, तो उन धनायनों की जो संख्या होगी वो समन्वय संख्या कहलाएगी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक धनायन जो है 4 ऋणायन से घिरा हुआ है, या फिर एक ऋणायन जो है ये 4 धनायन से घिरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये जिस भी आयनिक यौगिक में इस तरह की संरचना होगी उस आयनिक यौगिक की समन्वय संख्या जो है 4 हो जाएगी। तो अगर हम देख रहे हैं कि कोई यौगिक है जिसकी समन्वय संख्या अधिक है, मतलब कि ये जो धनायन होंगे ये अधिक से अधिक संख्या में ऋणायनों से घिरे होंगे, या फिर जो ऋणायन होगा वो अधिक से अधिक संख्या में धनायनों से घिरा होगा, तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे वो शॉटकीय दोष प्रदर्शित करेंगे। में सेकंड पॉइंट हम देख सकते हैं कि अगर आयनिक यौगिक में धनायनों का आकार जो है ये ऋणायनों के आकार की लगभग बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो आयनिक यौगिक होंगे वो शॉटकीय दोष प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जो क्षार धातुओं के हैलाइड होते हैं, क्षार धातु का मतलब होता है कि समूह फर्स्ट ए और फर्स्ट सेकेंड एक के जो तत्व होते हैं, तो इन तत्व, अगर इस समूह के जो तत्व होंगे अगर वो हैलोजन के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं तो हम कहेंगे कि उसके हैलाइड हैं। तो अगर यहाँ पे इस प्रकार का यौगिक बनेगा तो ये जो यौगिक होते हैं वो शॉटकीय दोष दिखाते हैं। तो उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे कोई क्षार धातु हम ले सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, और सोडियम यहाँ पे कोई हैलोजन के साथ, जैसे Cl के साथ एक आयनिक यौगिक बना रहा है, तो ये हो जाएगा NaCl। तो यहाँ पे जो NaCl होगा वो शॉटकीय दोष प्रदर्शित करेगा। या फिर इसी प्रकार से हम ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम है, ये भी क्षार धातु है, तो इस क्षार धातु का हम हैलोजन के साथ कोई यौगिक बनाते हैं, जैसे Cl के साथ ही बना सकते हैं, तो KCl भी क्या होगा, शॉटकीय दोष दिखाएगा। या फिर पोटेशियम का हम ब्रोमीन के साथ भी बना सकते हैं, ब्रोमीन भी हैलोजन है, तो ये KBr भी जो होगा ये शॉटकीय दोष दिखाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम देखेंगे कि ये जो क्षार धातु होंगे हैलोजन के साथ मिलकर यौगिक बनाएंगे और ये शॉटकीय दोष प्रदर्शित कर सकते हैं।
अब आगे हम देखेंगे कि यदि किसी जालक में शॉटकी दोष उत्पन्न हो रहा है तो उससे जालक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला है कि उस जालक के घनत्व में कमी आती है, क्योंकि अगर धनायन और ऋणायन जो होंगे अगर जालक से अनुपस्थित हो जाएंगे, तो अगर अधिक संख्या में अनुपस्थित हो जाएंगे तो आयनों की कमी होने की वजह से घनत्व भी कम हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर जालक में शॉटकी दोष उत्पन्न हो रहा है। अब आगे हम पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो अगर हम देखते हैं कोई आयनिक जालक है, यानी किसी आयनिक यौगिक का जालक है, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई आयन, ये आयन जो होता है सामान्यतः धनायन ही होते हैं। तो अगर कोई धनायन है या फिर ये ऋणायन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में धनायन ही देखा जाता है। तो अगर कोई आयन है जो अपनी स्थिति को छोड़ के, यानी अपने जालक बिंदु को छोड़ के अगर ये अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जिस प्रकार के दोष को हम यहाँ पे फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो इसको फिगर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आयनिक जालक है जो कि A+ धनायन और B- ऋणायन से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक धनायन जो है ये अपनी स्थिति को छोड़ के अंतराकाशीय स्थान में, मतलब कि इस रिक्त स्थान में यहाँ पे चला गया है। तो इस तरह चले जाने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आयन के अंतराकाशीय स्थान में चले जाने से एक रिक्ति उत्पन्न हो गई है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि आयन जब अंतराकाशीय स्थान में जा रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि अंतराकाशीय स्थान में एक धनायन जो है उपस्थित हो गया है। तो इस तरह की रिक्ति को हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। अब आगे हम देखेंगे कि फ्रैंकल दोष जो होता है किस प्रकार की यौगिकों में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करने वाले यौगिकों को देख सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनकी समन्वय संख्या कम होती है, यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक धनायन होगा वो कम से कम संख्या में ऋणायनों से घिरा होगा। यानी अगर कम से कम संख्या में ऋणायन से घिरा होगा तो हम देखेंगे कि आसपास जो इसके रिक्त स्थान है वो अधिक होगा। तो रिक्त स्थान अधिक होगा तो हम देख सकते हैं कि ये जो धनायन होगा अब आसानी से अपने स्थान को छोड़कर रिक्त स्थान में जा सकता है, क्योंकि अगर समन्वय संख्या अधिक हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऋणायन होंगी और यहाँ पे जो रिक्त स्थान है तब कम हो जाएगा, तब धनायन वहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो पहली कंडीशन ये हो जाएगी कि अगर यौगिक की समन्वय संख्या कम है तब वो फ्रैंकल दोष प्रदर्शित कर सकता है। सेकंड पॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो यौगिक होते हैं उस यौगिक में हम देखते हैं कि जो धनायन का आकार होता है वो ऋणायन के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। मतलब धनायन बहुत छोटे साइज के हैं, तो अगर छोटे साइज के हैं तब आसानी से रिक्त स्थान में जा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही कंडीशन जो है ये शॉटकी दोष से बहुत अलग है। तो उससे हम देख सकते हैं कि शॉटकी दोष में यौगिक की समन्वय संख्या अधिक होनी चाहिए थी और सेकंड पॉइंट था कि धनायन और ऋणायन का साइज बराबर होना चाहिए था। तो ये दो कंडीशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन रखने वाले यौगिक फ्रैंकल दोष प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं जैसे AgCl है या ZnS है, तो ये सारे यौगिक फ्रैंकल दोष दिखाते हैं, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि जो Ag होता है उसका साइज छोटा होता है और Cl का साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे धनायन का जो आकार है ये ऋणायन के आकार की तुलना में बहुत छोटा है। वैसे ही ZnS में भी हम देख सकते हैं। तो ये सब यौगिक जो होंगे फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि अगर किसी जालक में फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है तो उससे जालक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला है कि इससे जालक के घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम देख रहे थे कि धनायनों या ऋणायनों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा था। केवल धनायन जो थे वो अपने स्थान को छोड़ के अंतराकाशीय स्थान में जा रहे थे। तो पहला पॉइंट है कि इससे घनत्व पे प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकेंड पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो यौगिक होंगे उस यौगिक का जो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जब धनायन अंतराकाशीय स्थान में जाते हैं तो वो दूसरे वाले धनायन के पास आ जाता है। तो अगर धनायन और धनायन एक दूसरे से अधिक पास आ जाएंगे तो इससे डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक जो होता है उसके मान में वृद्धि हो जाती है।